हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक लॉज, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी के पास पावर है टू मेक लॉज। सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पहला क्या सोर्स है बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कहां से आया है ये? कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डेफिनेशन दी हुई, इसमें रूल, ऑर्डिनेंस, ये सब कवर होता है। दूसरा क्या है? एक्ट और स्टैट्यूट। तीसरा क्या है? ऑर्डिनेंसेस। चौथा क्या है? जुडिशियल डिसीजन। फिर रूल ऑफ लॉ, किसने बताया था रूल ऑफ लॉ? वो पर्सन का नाम डाइसी। डाइसी ने क्या बोला? उसकी मैक्सिम का नाम क्या था? ला प्रिंसिपल दे लेगालाइट, ठीक है, मींस लॉ दैट लॉ नॉट पीपल शुड गवर्न द कंट्री। उसके बाद उसने तीन मेन प्रिंसिपल्स बताए थे, कौन कौन से? सुपरमेसी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल। फिर इस रूल ऑफ लॉ एक और जगह से इवोल्यूएट हुआ है, वो है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ने क्या तीन चीजें बताई? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर अपन ने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। ये मैं बता देती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन में बोला गया था कि गवर्नमेंट एजेंसीज को पावर है लॉ बनाने की, और लॉ हमेशा लीगल और रेगुलर होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आर्बिट्रल नहीं होना चाहिए, पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए, और विम्स ऑन वेग नहीं होना चाहिए, और विम्स और फैंसीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अगर आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन यूज करते हो, मतलब आप अगर लॉ बनाते हो, तो आपका लॉ कौन रिव्यू करेगा? जुडिशरी। तो जुडिशियल रिव्यू करेगा, ठीक है। इसमें तीन चीजें बताई हुई थी, तीन कन्वीनियंट ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया हुआ था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक स्टैट्यूटरी और एक ऑर्डिनरी। जब हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने दो आर्टिकल समझे थे, कौन कौन से? नहीं नहीं बच्चे, 14 और 19। 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, और 19 यानी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। अगर आप लॉ बना रहे हो तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू फ्रीडम, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाओ। फ्रीडम वाले में क्लियरली लिखा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना अलाउड है, जैसे कोविड एक एग्जांपल लिया अपन ने कि राइट टू फ्रीडम उन्होंने उस टाइम पोक किया था, लेकिन वो अलाउड है। तो अगर आप कोई रूल बनाते हो तो उसमें किसी को भी, सबको इक्वल ट्रीट करना है, और दूसरा किसी की फ्रीडम को अफेक्ट आपको नहीं करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना है। ये अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा। फिर स्टैट्यूटरी, फिर इसी के अंदर अपन ने पहले पढ़ा था स्टेजेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दो स्टेजेस होती है जुडिशियल रिव्यू की, एट द टाइम ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन और एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जब उनको ये पावर मिल रही है तब रिव्यू करेगा, और जब वो ये पावर का यूज कर रहे हैं तब जुडिशरी रिव्यू करेगा। जब आपको ये पावर मिल रही है तब आपको ये आर्टिकल 14 और 19 ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। जब आप ये पावर यूज कर रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? मैलिफाइड, लास्ट में पढ़ा था कि वो इररेलेवेंट कंसिडरेशन तो नहीं कर रहे, फिर leaving out the relevant consideration, arbitrary orders, improper purpose, colorable exercise of power, non compliance और exceeding jurisdiction। पनस फोन रख दे, कल भी नहीं आया था क्लास, रिवीजन तेरे लिए ही करवा रही हूं मैं, तेरे लिए, ठीक है। अभी देखो, हमने पढ़ा कि कहाँ पे उनको, जब वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो हम कहाँ ध्यान रखेंगे, उनको कैसी रूल्स नहीं बनाने हैं। एक ऐसा रूल जो मैलिफाइड नहीं हो, मतलब बैड फेथ का नहीं हो। एक ऐसा रूल जिसमें इररेलेवेंट बात नहीं हो, वैलिड पॉइंट होना चाहिए। तीसरा, लीविंग आउट द रेलेवेंट, एनवायरमेंट छोड़ के बाकी सब ध्यान रखा उसने। चौथा, आर्बिट्ररी, पर्सनल प्रेफरेंस के चक्कर में उसने क्या कर दिया? नया लॉ बना दिया। फिर इम्प्रॉपर पर्पस और कलरेबल एक्सरसाइज, मतलब गिरगिट, और नॉन कंप्लायंस और एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, जितनी पार है उससे भी ज्यादा का रूल बनाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे कौन रिव्यू करने बैठा है? जुडिशरी। जब वो ये सब कांड करेंगे तो जुडिशरी इन सब पे क्या लगा देगा? रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। क्या लगा देगा? रिस्ट्रिक्शंस। एक और पॉइंट है कि एक है अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, तो ये सारी हरकत करके वो अपनी पार का क्या कर रहे हैं? अब्यूज कर रहे हैं। और एक जगह था नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, तो जब वो डिक्टेशन पे काम करते हैं, जैसा हमारा सर बोलेगा हम वैसा काम करेंगे। अरे तेरे पास खुद के पास भी एक पार है, दिमाग लगाओ। तो जब वो डिक्टेशन में काम करते तब भी स्टेज ऑफ एक्सरसाइज वाला स्टेज ऑफ रिव्यू आता है। नेक्स्ट क्या है? सेल्फ रिस्ट्रिक्शन। और लास्ट क्या है? एक्टिंग मैकेनिकली विदाउट ड्यू केयर। तीन पॉइंट है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड में। अलग से वो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तीन पॉइंट क्या है? ठीक है।
फिर स्टैट्यू, ये हो गया पूरा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी में बच्चे क्या होता है कि आपको अगर इनकी बात अच्छी नहीं लगी, मतलब इन्होंने जो रूल बनाया, लॉ बनाया, वो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो और हाई कोर्ट को रेफरेंस के लिए बोल सकते हो कि एक बार चेक कर लो, इन्होंने शायद लॉ में कुछ गलत लिख दिया है। ठीक है, स्टैट्यूटरी में क्या क्या हो रहा है, दो चीजें बच्चे, एक तो अपील टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दूसरा रेफरेंस टू द हाई कोर्ट और स्टेटमेंट मेड ऑफ केसेस। तो आप मतलब कौन रिव्यू कर रहा है, जुडिशरी। जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को रिव्यू कर रहा है, अगर उनको उनकी बात अच्छी नहीं लगी तो वो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं या फिर रेफरेंस टू हाई कोर्ट। थर्ड क्या है, ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। तीन थे, पहला क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा क्या था, स्टैट्यूटरी, तीसरा क्या है, ऑर्डिनरी एंड। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ रहे हैं तो दो हेड्स, जुडिशियल रिव्यू, दो हेड्स एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन, एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिशन। जब स्टेज ऑफ डेलीगेशन देख रहे हैं तब डेलीगेशन में कौन कौन से दो आर्टिकल, 14 और 19। जब स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिशन देख रहे हैं तब दो पॉइंट्स, क्या क्या, अब्यूज डिक्रीशन और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड। अब ऐसे ही लास्ट ऑर्डिनरी इक्विटेबल, इसको आपको रीड करना है क्योंकि अपन इंजंक्शन भी पढ़ चुके हैं, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन भी पढ़ चुके हैं, मैंडेटरी इंजंक्शन, कल मैंने डिक्लेरेटरी एक्शन भी समझाया और एक्शन फॉर डैमेजेस। ठीक है, इक्विटेबल और ऑर्डिनरी मतलब कि जैसे कि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, आई एम जस्ट अ फ्रेंड टू यू, क्या आप मेरे साथ मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो, हाँ, नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, करेंगे नहीं बात अलग है, पर कर सकते हो ना। अब दूसरी चीज, गवर्नमेंट आपके साथ गलत करती है तो क्या आप सूट फाइल पहले कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि वो पावरफुल अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना डिफिकल्ट होता था। पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने ये चीज बता दी, ये चीज बोल दी कि अब आप उनके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हो। आप चाहो तो मैंडेटरी इंजंक्शन लगा सकते हो, आप चाहो तो परपेचुअल इंजेक्शन, आप चाहो तो टेम्पररी इंजंक्शन लगा सकते हो, आप चाहो तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, डिक्लेरेटरी एक्शन क्या था, पहले से ही डिक्लेयर करा देंगे कि ये ऐसा कुछ लॉ बनाएगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कल मैंने बताया था एक बार कि नेचुरल, जब हम वो पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, गुड कंसाइंस और इक्विटी। नेचुरल जस्टिस क्या होता है, फेयर डिसीजन लेना। जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, अब जैसे मैंने एक बार आपको फैमिली कोर्ट का, फैमिली हेरिटेंस का एग्जांपल दिया था, एक फैमिली प्रॉपर्टी, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्टी किसकी है, दादा पर दादा छोड़ गए, सबको आधा आधा देना, ये क्या है, नेचुरल जस्टिस। यहाँ पे एक स्टिकी नोट लगाया जाए, यहीं लिख लेना ऊपर, आज तुम्हारी सहेलियां नहीं आई हैं स्टिकी नोट देने के लिए, चलो वहीं पेन से देख लो, छोटी सी एक लाइन है बस। दिस प्रिंसिपल मीन्स, दिस प्रिंसिपल मीन्स, दिस प्रिंसिपल मीन्स no one should be judged no one should be judged in their own cases. लिखा in their own cases full stop. If someone has a personal interest or bias in a case, or bias in a case, personal interest, bias in a case, they cannot make a fair decision. They cannot make a fair decision. Bias can take many forms. Bias can take many forms.
थ्री मेन टाइप्स, ब्रैकेट करके थ्री मेन टाइप्स डैश करके लिख लेना, पिक्यूनरी, पर्सनल, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी, पर्सनल, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी, पर्सनल, सब्जेक्ट मैटर. Bias can have three main types: pecuniary, personal और subject matter. लिख लिया. अब मेरी एक बात समझो, ठीक है. मैं आप सबको जानती हूँ, ठीक है. सपोज मैं जज बन गई, ठीक है, और आप दोनों, इन दोनों का, सौम्य और अमृतांश का, ठीक है, क्या हो गया, लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई हो गई इन दोनों की. तो अब लड़ाई हो गई है तो क्रिमिनल मैटर है, क्योंकि एक दूसरे को मार वार दिया है, खून वून बहा दिया है, ये वो, ठीक है. अब नाउ दैट आई नो बोथ ऑफ देम, और सपोज ये एप्लीकेशन मेरे पास आई है फ्रॉम वन ऑफ द पर्सन, ठीक है, तो क्या ये मैं केस जज कर सकती हूँ? अगर मैंने किया, कर सकती हूँ. अगर मैंने किया तो मेरी पर्सनल बायसनेस हो सकती है टू एनी स्टूडेंट. तो ये क्या फेयर होगा? नहीं होगा ना. तो ये चीज में हम नेचुरल जस्टिस कवर कैसे करेंगे? सपोज ये बोल रहा है अपनी एप्लीकेशन में कि इसने स्टार्ट किया, तो मैं हो सकता है सौम्य की बात मानूं कि मुझे लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि अमृताश ने पर क्या पता इसी ने स्टार्ट किया हो, क्योंकि क्रिमिनल केस है, किसी ने भी कॉन्स्पिरेंसी स्टार्ट कर दी हो, पता नहीं चलता. तो बिना एविडेंस के भी मैं किसी एक के फेवर में जजमेंट पास कर सकती हूँ, और ये होता है, ठीक है. फैमिली मैटर हो तो भी होता है. अब एक प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो रहा है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में मेरा भी इंटरेस्ट है, पर मैं जज हूं, क्या वो मेरे पास एप्लीकेशन आएगी तो मैं अपने फेवर में जजमेंट पास कर सकती हूँ ना? ऑब्वियसली, ठीक है. एक और चीज, अब एक ये हो गया पर्सनल मैटर, एक सब्जेक्ट मैटर और एक पिक्यूनरी मैटर, कि अगर किसी ने किसी से पैसे लिए थे, उसमें मैंने गारंटी दी हुई थी, अब वो मैटर कोर्ट में आया है, तो मैंने गारंटी दी हुई थी, तो मेरा पर्सनल मतलब मेरा पिक्यूनरी इंटरेस्ट भी उसमें है कि पैसे मुझे मिलेंगे, वापस लेने हैं क्योंकि किसी ना किसी पर्सन से. तो ये वाले मैटर्स में नेचुरल जस्टिस कवर नहीं होता है. तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्लियरली बोल दिया, एक जज जिस कोर्ट केस में इन्वॉल्व है पर्सनली, सब्जेक्ट मैटर में या पिक्यूनरी, वो केस का जजमेंट वो नहीं देगा. उसको डिक्लेयर कर देना है, आई एम सॉरी, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं ये जजमेंट नहीं करूंगा, और पास कर देगा वो किसी और को. समझ आया? तीन टाइप के बायसनेस होते हैं. कौन कौन से? पिक्यूनरी, पर्सनल और सब्जेक्ट मैटर. इन तीनों के मतलब समझ आए सबको? पिक्यूनरी, पर्सनल और सब्जेक्ट मैटर. अब पिक्यूनरी में द जुडिशियल इज इन यूनानिमस ऑन पॉइंट ऑफ एनी. कौन सा इंटरेस्ट है इसमें? फाइनेंशियल इंटरेस्ट. कौन सा इंटरेस्ट है? फाइनेंशियल. अथॉरिटी इन द मैटर हाउएवर स्मॉल वुड वाइटिएट द एजुडिकेशन. ठीक है. पर्सनल में देखो, क्रिएट अ पर्सनल बायसनेस इन द जज माइंड्स अगेंस्ट वन पार्टी इन डिस्प्यूट बिफोर हिम, यानी कि उसका कोई ना कोई फैमिली, प्रोफेशनल या बिजनेस टाइप है उस मैटर में. और लास्ट देखो क्या है? सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर यानी कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी में उसका कोई कनेक्शन है, जैसे पार्शली कनेक्शन हो, डिपार्टमेंटल कनेक्शन हो, या फिर प्रायर अटर्नेस. प्रायर अटर्नेस में आगे लिखो, केस के पहले बात हो चुकी है. प्रायर अटर्नेस एंड प्री जजमेंट इश्यूज है ना, तो उससे पहले क्या किया? आपस में बात कर ली है पार्टीज ने जज से. और एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, भाई मेरे भाई का मैटर है, तू जज है, तेरे को ये चीज सॉल्व करवानी पड़ेगी. तो ये भी क्या होता है? नेचुरल जस्टिस नहीं होता है. ठीक है. एक बार इन केस प्रायर अटर्नेस मतलब जजमेंट से पहले उनकी फोन पे बात हो चुकी है. प्री जजमेंट इश्यूज, पहले से ही बात हो गई है. ये इसमें केस लॉस के शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है, इसका फोटो खींच लो. भाई तू अभी आया है ना? खींच लिया. अब बच्चे एक बात बताओ,
एक कोर्ट में हियरिंग कैसे चालू होती है, अपन ने सिविल कोर्ट सिविल सीपीसी पढ़ा है। तो अगर एक मैटर है, इन दोनों का ही मैटर ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों में से एक पार्टी ने कोर्ट में एप्लीकेशन जमा की है, उसके बाद क्या होता है, नोटिस जाता है, ठीक है। नोटिस जाने के बाद क्या होता है, सामने वाले को बुलाया जाता है। जब दोनों आ जाते हैं तो क्या बोलता है जज, हियरिंग करते हैं। तो हियरिंग में वो क्या मांगता है उनसे, एविडेंसेस प्रूफ्स। उसके बाद क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या होता है, क्या पता, कुछ तो होता होगा, आपस में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद फिर कुछ ना कुछ बोलने का मौका दिया जाता है, उसके बाद फाइनल ऑर्डर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, ठीक है, क्या लिखा है, रूल ऑफ फेयर हियरिंग। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बोल दिया कि क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है ना, तो इसमें भी आप वैसे ही काम करो जैसे आप सिविल में करते हो। पहला पॉइंट क्या लिखा है, राइट टू नोटिस, फेयर हियरिंग करो। अगर गवर्नमेंट ने मुद्दा उठाया या किसी एक पर्सन ने, सबसे पहले क्या भेजो, नोटिस, मतलब सामने वाले को बताओ तुम्हारे अगेंस्ट क्या फाइल हुई है, कोई ना कोई एप्लीकेशन। जब नोटिस गया उसके बाद क्या होता है, क्या लिखा है, राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, मतलब कि सामने वाला भी अपनी बात रखेगा और एविडेंस प्रूफ करेगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। नेक्स्ट क्या लिखा है, राइट टू रीबूट द एडवर्स एविडेंस, मतलब एविडेंस का जवाब देगा, फिर एविडेंस का जवाब देगा ना सामने वाला बंदर कि ये गलत हुआ है। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन। अब लीगल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, लॉयर्स को लेके जाएगा। अगर लॉयर ने मना कर दिया तो ये नेचुरल जस्टिस नहीं होता, ये वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो लॉयर का होने का राइट भी सामने वाला रखता है कि मुझे एक पर्सन चाहिए, एक लॉयर चाहिए जो मेरे लिए क्या करे, लीगल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या लिखा है बच्चे, डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, फिर हर कोई अपने अपने एविडेंस डिस्क्लोज करता है। उसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर यानी फाइनल ऑर्डर। समझ आया, पॉइंट्स याद करो। पहले क्या लिखा है, राइट टू नोटिस। दूसरा क्या लिखा है, राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस। फिर क्या लिखा है, राइट टू रीबूट द एडवर्स। जो भी मुझे गलत लग रहा है उसको मैं क्या करूंगा, रीबूट करूंगा। कैसे करूंगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करके। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, उसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर्स। ये अभी के अभी सब रीड करो तुरंत, पूरा पूरा केस लॉज होमवर्क, पॉइंट सारे रीड करो जल्दी। पढ़ने बोला है, क्या दिक्कत है, पढ़ लो। इजी लिखा है, किसी को दिक्कत है,
हो गया पढ़ के? कहाँ लिखा है आर्बिटरी? मतलब बताया था ना, पर्सनल प्रेफरेंसेस। आर्बिट्रेशन लिखा है कि आर्बिटरी लिखा है? आर्बिटरीज यानी पर्सनल प्रेफरेंसेस। उसकी मन मर्जी नहीं होगी ना, प्रेफरेंसेस वाली चीज हटा देते हैं, हाँ। चलो, नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक्सेप्शन टू नेचुरल जस्टिस। मतलब अभी हमने क्या बोला, क्या करना है, नेचुरल जस्टिस रखना है। नेचुरल जस्टिस तीन टाइप ऑफ बायसनेस में डिवाइडेड था, कौन कौन से? पर्सनल, पेक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अब कुछ जगह ऐसा होता है बच्चे जहां नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हो पाता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ देख लो, सबको छुट्टी चाहिए थी, ठीक है, अपन ने छुट्टी दी क्या? नहीं दी, ठीक है। यहाँ पे हमने नेचुरल जस्टिस नहीं किया है, वो लोग भी आए हैं। हाँ, तो आपका कोर्स और उनके कोर्स में फर्क है, ये भी आप देखो। तो यहाँ पे शी हैज अ पॉइंट, बट द थिंग इज कि आपके तीनों चारों सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। उनके दो ही सब्जेक्ट्स बचे और हार्डली दो चैप्टर तो वर्थ है ना। तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं कर पाए हम, क्यों? क्योंकि हमको ओवरऑल सोचना था, ठीक है। स्कूल इंस्टीट्यूशंस में पेपर चोरी हो जाता है, किसी एक बच्चे ने पेपर लीक कर लिया है, ठीक है, सबका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो ये नेचुरल जस्टिस है क्या? बाकी सबके लिए तो फेयर नहीं है, बाकी सबके लिए तो फेयर नहीं है ना। तो इसके लिए कई बार नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हो पाता है। अब किसी एक पर्सन ने रेप जैसा क्राइम किया है, फांसी हो सकती है उसको, ठीक है। फांसी करना क्या अच्छी बात है? अगर आप एक पर्सन के हिसाब से सोचो, उसने गलत काम किया है, बहुत गलत। पर किसी की जान लेना, क्या हमारे पास ये राइट है क्या? नहीं। और हमारे यहाँ तो फिर भी फांसी देते हैं, अब्रॉड्स में तो रोड पे खड़े होकर मारते हैं, ठीक है, काट देते हैं, मार देते हैं, गोली चला देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास राइट है क्या ये करने का? नेचुरल सोचो, नेचुरली क्या ये नेचुरल जस्टिस है? नहीं। पर क्राइम इतना बड़ा है कि हम नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हमारा स्टैट्यूट हमको, लॉ हमको क्या कहता है कि कई बार हम नेचुरल जस्टिस का नहीं सोचते हैं, हम ज्यादा चीज वो देखते हैं कि ये दोबारा ना हो, है ना। इसलिए हमने लिखा एक्सेप्शंस टू नेचुरल जस्टिस। हमने कहा है कि हर जगह नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है, लेकिन कहीं कहीं हम नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं कर पाते हैं। पहला क्या लिखा है? स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, मतलब कि लॉ क्लियरली बोलता है यहाँ पे नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड करो, उसको साइलेंट करो, और जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपको करनी है। जैसे क्रिमिनल केसेस, अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है तो उसके साथ इतना गलत होगा ही होगा। तो यहां हमने क्या किया? नेचुरल जस्टिस को साइड किया और हमने फॉलो क्या किया? अपना लॉ फॉलो किया। नेक्स्ट क्या लिखा है? इमरजेंसी। कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हमें नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड करना पड़ता है और प्रोसीड करना पड़ता है फर्दर वॉट एवर द ट्रांजेक्शन इज। फिर क्या लिखा है? इंटरिम और डिस्क्रिमिनरी एक्शन। बीच में हमको नेचुरल जस्टिस लास्ट में आएगा, लेकिन बीच में हमको कोई डिस्क्रिमिनरी एक्शन लेना पड़ता है, विच इज एन इंटरिम मैटर। अभी के लिए हमको नेचुरल जस्टिस अवॉइड करना पड़ेगा और पहले हमें एक्शन लेना पड़ेगा। फिर एकेडमिक एवेल्युएशन, जो चीटिंग वाला केस मैंने आपको एग्जांपल दिया। उसके बाद इम्प्रैक्टिकली, कभी कभी नेचुरल जस्टिस को लगाना ही क्या है? इम्प्रैक्टिकल। पहले हेड्स याद करो, क्या क्या है बच्चे? स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, दूसरा इमरजेंसी, तीसरा इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, चौथा एकेडमिक इवैल्यूएशन, पांचवा इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ देखो, स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, पहले तो इसका आप फोटो ले लो, हाफ हाफ करके ले लेना, ठीक है, और ये अपनी बुक में लिख लेना। थ्री तक हो गया भाई। क्या है? चलो, पनस फर्स्ट पॉइंट पढ़ना।
नेचुरल जस्टिस, फेयरनेस, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, पनिशमेंट फॉर रेप। कई बार हमको लॉ को फॉलो करने के लिए नेचुरल जस्टिस क्या अवॉइड करना पड़ता है, तो कोर्ट्स को ये ध्यान रखना पड़ता है जो लॉ में लिखा है हमें वो प्रोसीड करना है इंस्टेड ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन एट द एंड उनको बस थोड़ी सी फेयरनेस हमेशा ड्रॉ लाइन करनी है। इसलिए कि तुरंत जजमेंट आ जाता है कि इसने मेरे साथ गलत किया, लो ये जजमेंट आ गया, नहीं ना। तो हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन सब इंक्वायरी वगैरह करने के बाद 8-8 साल बाद बताते हैं कि क्या पनिशमेंट आएगी, ठीक है। इमरजेंसी, इमरजेंसी, आशी रीड करना। आपको कोई गोली मारने आ रहा है, ठीक है, अब वो आ रहा है, आप क्या करोगे सिचुएशन में? उठवा दोगे? कहाँ से उठवाओगे? यहाँ खड़ी हूं मैं, गोली मारूंगी, अब तू कहाँ से उठवाएगा मेरे को? आ रहा है मतलब यहाँ से चल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ से कोई चल के मेरे को गोली मारने आ रहा है, मेरे को जो मिलेगा उठा के फेंकूंगी ना। तो ये क्या है? इमरजेंसी, ठीक है। ये क्या है? इमरजेंसी। कि उस टाइम में नेचुरल जस्टिस नहीं सोच सकती मुझे मारने आ रहा है कोई, मुझे जो मिलेगा वो उठा के फेंक के मुझे मारना ही पड़ेगा। चाहे तुम सब देख भी रहे होगे, तुमको तो कोई नहीं मार रहा, तुम भी शायद बचाने के लिए शायद दोबारा कुछ अपने पास जो होगा वो फेंकने के लिए मारोगे, तो उसको तो हार्म हुआ ना, उसको तो अफेक्ट हुआ ना जो मार रहा था। तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। इन क्या? but the affected person must be given a chance to be heard. Example है Maneka Gandhi versus Union of India. In this case, the government impounded a passport in a public interest without a hearing. Impounded मतलब रोक दिया एक का passport. The court ruled that in such situation a hearing can happen after the action is taken. मतलब उस person को एक बार opportunity of being heard तो दे दो कि उसका passport सही है, गलत है, error है, name में मिस्टर मिसेस कुछ ना कुछ here and अंदर शायद मिसप्रिंट हो गया, बिना बोले आपने क्या कर दिया कि नेचुरल जस्टिस। अब देखो क्या होता है, जब आप अब्रॉड जाते हो तो आपका वीजा चेक होता है, ठीक है। तो जो इमिग्रेशन वाले लोग बैठे रहते हैं जो वीजा चेक करते हैं आपका, वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि क्यों जा रहे हो, कब तक आओगे। ये क्वेश्चंस वो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं क्वेश्चन? ताकि आप अब्रॉड में ना रहने लग जाओ, ठीक है, आप वहीं सेटल ना हो जाए, इसलिए वो क्वेश्चंस करते हैं। अब जब ये आपसे क्वेश्चंस होते हैं तो मेरे को एक अभी रिसेंटली रोक दिया था, तो मेरे सब फ्रेंड्स आगे चले गए थे, मुझे रोक दिया था कि मेरे पासपोर्ट का जो क्यू स्कैनर बना होता है पासपोर्ट में, वो स्कैन करना होता है, वो नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली रिन्यू कराया हुआ था पासपोर्ट, तो उन्होंने मुझे बहुत देर तक रोका, फिर स्टाफ आया, चेक हुआ प्रॉपर, अगेन चेकिंग हुई कि ये वो तो नहीं है कहीं टेररिस्ट तो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मेरे फादर एक बार पाकिस्तान होके आ चुके हैं, तो उनको हमेशा रोका जाता है कि क्यों गए थे, क्यों गए थे, तो वो टेररिस्ट का टैग। अब वो तो गए थे, देखना था उनको यार, हम सिंध हैं, सिंध देखना था। द थिंग इज कि लेकिन उनको हर जगह इस चीज को लेकर रोका जाता है कि टेररिस्ट तो नहीं होना, तो ये राइट है उनका, ठीक है। लेकिन अगर उनने मुझे नहीं जाने दिया होता या मेरे फादर को आगे नहीं जाने तो रोक दिया होता, तो क्या हमको राइट नहीं है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का, जस्टिफाई करने का कि रिन्यू कराया हुआ है पासपोर्ट इसलिए स्कैन नहीं हो रहा है, यूं ही गए थे पाकिस्तान, प्रॉपर्टी है वहां देखने गए थे, ये सारे जस्टिफिकेशन देना अलाउड। लेकिन उनके पास क्या है? इमरजेंसी है, तो वो नेचुरल जस्टिस वहां पे फॉलो नहीं कर पाएंगे। अभी उनको अपनी मेन ऑफिसर वाली जो उनकी ड्यूटीज हैं वो उनको फुलफिल करनी होती है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर इमरजेंसी। पहला क्या हो गया बच्चे? स्टैट्यूटरी एक्ट। दूसरा क्या हो गया? इमरजेंसी। थर्ड, आरुष रीड करना, इंटरिम डिस्क्रिमिनरी एक्शन। सस्पेंडेड। पनस क्या बोला इसने? क्योंकि तुम पीछे डब्बा देख रहे थे कि खाली हो गया है। क्यों ध्यान नहीं है तुम्हारा पढ़ाई में? किसी को बुला के गोली मारना में जो तुमको मन कर रहा है कि उसको बोलूं तुमको मारे?
क्या कर देगा? डुबा देगा। उठवा कहाँ से लेगा यहाँ पे कोई? यार ध्यान ही नहीं देता है यार पढ़ाई में। हाँ वो जो अभिषेक कह रहा था, छर्रे वाली बंदूक कह रहा था रखनी चाहिए क्लास में। जो सोए ढिश 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 चला। पढ़ एक बार जोर से, जल्दी पढ़। हाँ। मानसी को गुस्सा आ रहा है, जल्दी पढ़। क्योंकि वो एम्प्लॉय था, उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज है, ड्यूटीज है, लेकिन अभी हमने उसने एक कांड किया है, उसको क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है। तो अब उसकी ड्यूटीज और वगैरह कोई और परफॉर्म करेगा। यहाँ पे हम नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं कर सकते। अभी आप सस्पेंशन पीरियड में आप नहीं आ सकते ऑफिस, क्योंकि अभी आपके अगेंस्ट क्या चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब वो फाइनल हो जाएगा तब आप एम्प्लॉय बन सकते हो, या फिर आपको हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एकेडमिक इवैल्यूएशन, मतलब मास चीटिंग हो गई तो हमने क्या कर दिया वहां पे? नेचुरल जस्टिस हम नहीं कर सकते, तो सबको वो बेयर करना पड़ेगा। फिर इन सम केसेस इट इज impractical to give every individual right to be heard, such as situation involving large number of people। अब बैठी है लेबर स्ट्राइक आउट करके, ठीक है, कि हम नहीं काम करेंगे, हमको दिवाली की छुट्टियां नहीं मिलती हैं, हमें दिवाली में भी काम। तो इसमें हम इतनी सारी लेबर से सवाल जवाब नहीं करेंगे। देयर शुड बी वन रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट पर्सन शुड टॉक। हो सकता है वो आके अपने बारे में ज्यादा बात करे इंस्टेड ऑफ इंटायर ग्रुप, पर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक की बैठ के कोर्ट में हियरिंग में बात सुनेंगे। तो एक आध पर्सन आपके बीच में से आए और वो आपके लिए बात करे, वही पॉसिबल है। इसलिए नेचुरल जस्टिस यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाता है। पहला क्या था पॉइंट? स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन। दूसरा क्या था? इमरजेंसी। तीसरा क्या था? इंटरिम डिस्क्रिमिनरी एक्शन। चौथा एडमिट इवैल्यूएशन। और लास्ट इम्प्रैक्टिबिलिटी। सबको मतलब समझ आया? इसका फोटो सबने लिया? ये क्या पढ़ रहे हैं हम? एक्सेप्शन टू नेचुरल जस्टिस। अब एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फेलर ऑफ नेचुरल जस्टिस। जहां पे फॉलो करना चाहिए था वहां पे फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा ना। तो फेल यानी वॉइड हो जाएगा। और जहां पे इम्प्रैक्टिकल है कि हम नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं कर पाए, वहां पे वॉइडेबल हो जाएगा कि टू द अदर पार्टी वी ईदर यू एक्सेप्ट द थिंग और ईदर डू नॉट एक्सेप्ट द थिंग। When an authority requires to observe natural justice in making an order fails to do it, should the order made be regarded as void or voidable? Generally speaking, a voidable order means the order was legally valid and it remains valid until it is set aside या फिर quashed। मतलब अपील करा लो और फिर उसको set aside कर दो। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगा? नेचुरल जस्टिस कोर्ट ने फॉलो नहीं किया है। That it has legal effect up to the time of क्वेस्ट। जिसको क्वेस्ट का मतलब नहीं पता वो लिख लो कि रिजेक्ट कर देता, रिजेक्ट कर देना। ऑन द अदर हैंड अगर ऑर्डर को वॉइड मान लिया तो फिर वो वॉइड एब इनिशियो रहेगा। इट इज एन इनवैलिड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ है। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब गवर्नमेंट को हम अभी तक लाइबल ठहरा पा रहे थे क्या? नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू ठहरा पा। फिर अपन ने ये भी देखा कि फेयर हियरिंग होनी चाहिए, उनको भी नोटिस जाना चाहिए, उनके अगेंस्ट भी एविडेंसेस हमें प्रोड्यूस करने का राइट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। वैसे ही एक टॉपिक है लाइबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उतना ही लाइबल। क्या हम इंजंक्शन लगा सकते हैं? हाँ। क्या हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? हाँ। अब हम गवर्नमेंट को भी लाइबल ठहरा सकते हैं जस्ट एज अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है। तो वो किस एक्ट से हमको मिला कि आप उनको लाइबल ठहरा सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पहला पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट इन कंडक्ट। इसका मतलब है बच्चे कि अब प्रेसिडेंट और गवर्नर ये दो लोग हम क्या सोचते हैं क्या है? सुप्रीम लोग हैं। ठीक है। तो सुप्रीम अथॉरिटी है, इनके अगेंस्ट हम कभी भी सूट फाइल नहीं कर पाते थे। अब लेकिन वो लोग भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइबल रहेंगे अगर उन्होंने गलती की है तो। द गवर्नमेंट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल 299। और कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होगा? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के नाम पे। ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर कुछ भी हार्मफुल करेंगे तो फिर उन लोग उतने ही लाइबल रहेंगे जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है। स्टिकी नोट लगाओ।
नहीं है तो इसका फोटो खींच लो। लगा रहे हो ना? अच्छा। पॉइंट नंबर 1, लाइबिलिटी ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहीं पे लिख लेना, मैं बता रही हूँ, पहला पॉइंट वहीं पे लिखना, ठीक है? नीचे, हाँ यहीं, ठीक है। गवर्नमेंट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट, हाँ वही जो हेडिंग है, लाइबिलिटी ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट under article 299 of constitution. Government can enter into contract, हाँ starting यही है, government can enter into contract under article 299 of constitution, but contract must be in the name of, president or governor, but the contract must be in the name of, president and governor. President or governor. साइनिंग और इन राइटिंग, राइटिंग एंड इन साइनिंग होना चाहिए। साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट और गवर्नर। जी, मतलब साइनिंग एंड राइटिंग नहीं, इसी के साथ साइनिंग एंड राइटिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट, government is not personally liable. हाँ, next point, government is not personally liable if it does not meet the condition, मतलब उन्होंने अगर अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया सामने वाले ने, कॉमा, इट्स वॉइड, लिखा इट्स वॉइड, और फिर एनी बेनिफिट रिसीव्ड मस्ट बी रिटर्न, देखो मैंने इस पूरे पैराग्राफ को आपको शॉर्ट में लिखवाया। ये पूरा क्या लिखा है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप आर्टिकल 29 में प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, साइनिंग एंड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा प्रॉपरली अगर एग्जीक्यूटेड है तो, लेकिन अगर आपने कंडीशंस नहीं फुलफिल की, जैसे प्रेसिडेंट के नाम पे नहीं है, गवर्नर के नाम पे नहीं है, राइटिंग में नहीं है, साइनिंग में नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड, और जो भी बेनिफिट आपने रिसीव किया वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट आ गया है तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लीड्स टू सूट फॉर डैमेजेस। नहीं, देखो लिखा है जो कॉन्ट्रैक्ट प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के साथ होता है वो कौन से एक्ट से गवर्न होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑपरेशन में आ गया है, तो अगर उसकी कोई ब्रीच होगी तो आपको सिंपली सूट फॉर डैमेजेस फाइल आपके अगेंस्ट होगा। तो गवर्नमेंट को भी अपना पार्ट परफॉर्म करना है और सामने वाले को भी। तो गवर्नमेंट ने अगर अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ये केस लॉ होमवर्क लिखो। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या था बच्चे? सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी होती है। अब 70 में अपन ने पढ़ा था, इफ समवन डज एनीथिंग टू प्रोवाइड एनी गुड और एनी बेनिफिट विदाउट एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल इट इज व्हाट? अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वो क्या है?
क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, पर सोचा कि ये हमारे बेनिफिट के लिए होगा और फिर उसी में ही हमारे साथ कुछ गलती कर दी, तो उसकी क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी बनती है। जैसे कि कोई रूल वगैरह उन्होंने बना दिया लेकिन वो सबके लिए बेनिफिट नहीं है, तो इधर पे वो स्टिल लाइबल रहेगा। वो ये बोल सकता है कि मैंने इस पर्सन के साथ कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, पर फिर भी वो लाइबल रहेगा। ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी जहां लिखा है वहां वन लाइन में लिखो, if someone does something if someone does something or provides good if someone does something or provides good to another if someone does something or provides good to another without an express contract without an express contract if someone does something to provide goods to another without any express contract, they must pay for the benefit. They must pay for the benefit. Express contract, they must pay for the benefit. This applies to government as well. This applies to government as well. कहाँ अटके सौम्या? If someone does something without any express contract, they must pay for the benefit. They must pay for the benefit. This applies to government as well. ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन देख रहे हैं। पहला क्या हो गया, नॉर्मल लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, ब्रीच करोगे उसका तो सूट फॉर डैमेजेस। दूसरा क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी। तीसरा है सूट अगेंस्ट स्टेट इन टॉर्ट। टॉर्ट क्या था बच्चे, सिविल रॉन्ग। ठीक है, टॉर्ट रिफर्स टू अ सिविल रॉन्ग नॉट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि ट्रेसपासिंग वाला, कि कोई भी पर्सन किसी के गार्डन पे ट्रेसपास नहीं कर सकता, वहां लिखा है, पर स्टिल वो ट्रेसपास करते हैं, तो ये क्या है, टॉर्ट है, ये सिविल रॉन्ग है। डिफेमेशन इज ऑल्सो अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, द स्टेट कैन हेल्ड, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट अगर हमारे साथ टॉर्ट करेगा तो हम उसको वाइकेरियस लाइबल करेंगे। वाइकेरियस लाइबल यानी सीरियस लाइबल। ठीक है, उसके बाद फिर फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स कमिटेड बाय इट्स एम्प्लॉय व्हाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज अनलेस एक्ट वाज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन और डन और गुड फेथ। अगर गुड फेथ में क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो आपके सारे गवर्नमेंट और सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को हम क्या करेंगे, सिविल रॉन्ग के लिए लाइबल ठहराएंगे। जैसे कि लाइसेंस वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गई, उसने मुझे क्या बोला, उसके एम्प्लॉय ने, कि तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम ड्राइव नहीं कर सकती, तो हम तुमको क्या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देंगे। इसने मुझे क्या कर दिया, मना कर दिया। तो यहाँ पे मैं उसको और उसके सारे एम्प्लॉयज को वाइकेरियस लाइबल के लिए खड़ा कर सकती हूँ कि आपकी गलती है, आप मुझे लाइसेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, जहां लिखा है सूट अगेंस्ट स्टेट इन टॉर्ट्स, वहां लिखो द स्टेट कैन हेल्ड लाइबल, द स्टेट कैन हेल्ड लाइबल vicariously, the state can held liable vicariously, VICARIOSLY, for wrongful acts committed by its employee, for wrongful acts committed by its employee while performing their duties, performed by its employees while performing their duty। ये मैंने आपको सब जगह ना शॉर्ट पे लिखवा लिया है, इसमें लिखा वही है, when responsibility of that one person falls on another it is called vicarious liability। यहाँ पे कौन लाइबल होगा, प्रिंसिपल। हम गवर्नमेंट को लाइबल ठहराएंगे, क्यों, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज ने हमारे साथ क्या किया है, सिविल रॉन्ग किया है। फिर मैंने आपको बताया था डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं हम। डैमेजेस कब क्लेम कर सकते हैं, व्हेन द पार्ट ऑफ नेग्लिजेंस, वहां डैश करके लिखो, नेग्लिजेंस और इलीगल डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल, नेग्लिजेंस
और इलीगल डिटेंशन, डैमेजेस के आगे लिखो नेग्लिजेंस और इलीगल डिटेंशन। इलीगल डिटेंशन यानी जेल में डाल देना, डिटेन करके रख देना। तो इलीगली अगर कोई मुझे जेल में डालेगा तो मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। हाँ, पहले नहीं होता था, पुलिस उठा के जेल में डाल देती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होने के बाद अगर गलती से भी जेल में डाला तो तुम्हारे अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम होंगे। फिर लाइबिलिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट, नेक्स्ट देखो नीचे वहां लिखो पर्सनली लाइबल, पर्सनली लाइबल, पर्सनली लाइबल if they act outside their authority, if they act outside their authority or illegally, if they act outside their authority or illegally। ठीक है, फिर इसके नीचे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है एक पॉइंट। हाँ, पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूट कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब देखो ये सारे टॉपिक्स के लिए आप एक बार इनका फोटो खींच लो। खींच लिया इनका? पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, कौन से होते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसेज, लाइफ इंश्योरेंस वाला, फूड सेफ्टी वाला, और कौन सा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड फूड कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ईपीएफ वाला, ईएसआईपी मतलब एम्प्लॉय स्टेट इनकॉर्पोरेशन। ये सब क्या है? ये सब क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशंस। ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस के अगेंस्ट भी हम लाइबिलिटी ठहरा सकते हैं, पर पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। अगर पब्लिक कॉर्पोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आपसे पूछते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? ये एग्जांपल्स कौन कौन से? लाइफ इंश्योरेंस, फूड कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक, आरबीआई, ये सारे। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं कि ये पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसे कहलाते हैं। पहला, ये किसी एक्ट, स्पेशल एक्ट या पार्लियामेंट के अंडर आता हो। क्या आरबीआई का एक सेपरेट एक्ट है? एसबीआई का सेपरेट एक्ट है? हाँ, तो ये एक स्पेशल एक्ट से फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, क्या होता है? इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट। एसबीआई का कोई एक्ट नहीं, पर पार्लियामेंट के अंदर वो आता है। ठीक है, आरबीआई के अंदर एक्ट में कवर होता है। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। क्या है ये? ऑटोनॉमस बॉडी। आपका लॉयर्स कॉलेज क्या बोलते हैं उसको? ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? होती प्राइवेट है वो, लेकिन अफिलिएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ही होता है। ठीक है, तो जो ऑटोनॉमस बॉडी, इट इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, बट हाँ इट इज अफिलिएटेड बाय गवर्नमेंट ओनली, मतलब अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्या है? इट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। क्या कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, वैसे इनका भी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ये क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है? एक body corporate. It is managed by board of directors who is composed of individual who are trained and experienced in business मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्या है? इट इज सपोज टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फाइनेंशियल मैटर्स। गवर्नमेंट इनको पैसा नहीं देती, अपना कमाते, अपना खाते, अपने ही खर्चे खुद उठाते हैं। ठीक है, और लास्ट, द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज आर रिक्रूटेड बाय देयर ओन रिक्वायरमेंट्स बाय फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिक्वायरमेंट डिसाइडेड बाय द बोर्ड। अब salient features of statutory corporation, very important। पहला पॉइंट क्या है? इट शुड बी एन enacted by a special act या फिर पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव। उसके बाद ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से क्या है? ये फ्री है लेकिन अकाउंटेबल है। उसके बाद क्या है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। उसके बाद पॉइंट क्या है बच्चे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करने चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी हों वो स्किल मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस मेंबर्स। उसके बाद क्या है? सेल्फ सफिशिएंट इन फाइनेंशियल मैटर्स। और लास्ट क्या है? एम्प्लॉयज ऑफ एंटरप्राइजेस खुद की रिक्वायरमेंट से अपॉइंट करो, गवर्नमेंट आपको इसमें हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ऊपर वाले जो टॉपिक्स हैं वो रीड, लेकिन जो मैंने आपको वो लिखवाए हैं ना, राइट टू रूल ऑफ हियरिंग वाला, उसमें जैसे स्पीकिंग ऑर्डर्स है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ये सब पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब एक बार मार्क कर लो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
मैंने आपको इंट्रोडक्शन का एक शॉर्ट पैराग्राफ याद कराया है, तो सबसे पहले आपको वो याद करना है, ये पॉइंट्स जो आपके इंट्रोडक्शन में स्टिकी नोट में लिखे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट नीड में भी मैंने स्टिकी नोट लगवाया है, नीड में वो याद करना है स्टिकी नोट। फिर सोर्सेज आपको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, आपको डाइसी याद है और 3 उसके प्रिंसिपल्स याद है, ठीक है। फिर अगर वो पूछता है कि कौन से कॉन्सेप्ट से आया है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से, तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट और ये बताना है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के अंदर 3 चीजें दी हुई है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और ऑर्डर। ये इंडिविजुअली क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बताओ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या आया, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के 2 पार्ट्स, इंपॉर्टेंट मार्क करो। एट द एट ऑफ डेलीगेशन पूछ सकता है, या फिर एक्सरसाइज। डेलीगेशन में क्या पढ़ा, 2 आर्टिकल 14 और 19। एक्सरसाइज में क्या पढ़ा, 2 पॉइंट, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन और नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी और अब्यूज इंडिविजुअली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने देखा रूल ऑफ हियरिंग, नहीं स्टैट्यूटरी, और फिर ऑर्डिनरी इक्विटेबल। ऑर्डिनरी इक्विटेबल में आपसे इंजंक्शन, मैंडेटरी, ये सब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी दिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में वो बायसनेस वाले 3 क्वेश्चन। उसके बाद रूल ऑफ हियरिंग, रूल ऑफ हियरिंग वाले सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और फिर लास्ट में पब्लिक कॉर्पोरेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।